हिस्ट्री, और हिस्ट्री के साथ अधिकतर लोग कहेंगे कि हमको समस्या है, हम हिस्ट्री को समझ नहीं पा रहे हैं, हिस्ट्री हमको बोर लगता है। हिस्ट्री में लोग कहेंगे कि हमको डेट्स के साथ प्रॉब्लम होता है। हिस्ट्री को आखिर पढ़े कैसे? प्रॉब्लम तब होगा जब आप हिस्ट्री को यू वांट टू स्टडी हाउ इट इज मेंट टू स्टडी, और हर पेपर को पढ़ने का तरीका अलग होता है। हमने देखा इकोनॉमिक्स को अलग पढ़ेंगे, ज्योग्राफी को अलग तरीके से पढ़ेंगे, पॉलिटी को अलग तरीके से पढ़ेंगे, हिस्ट्री को अलग तरीके से पढ़ने की जरूरत है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद द फंडामेंटल थिंग कि आखिर हिस्ट्री में हम पढ़ क्या रहे हैं। एक बेसिक सवाल है, हम ज्योग्राफी में क्या पढ़ रहे हैं? तो फिजिकल फीचर्स पढ़ रहे हैं। हम पॉलिटी में क्या पढ़ रहे हैं? तो सोसाइटी के कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग को पढ़ रहे हैं। हम इकोनॉमी में क्या पढ़ रहे हैं? तो हम संसाधन अगर सीमित होंगे तो लोगों के बिहेवियर को पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में हम क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री में हम इवेंट्स को पढ़ रहे हैं, हम घटनाओं को पढ़ रहे हैं। अब इवेंट्स क्या होते हैं ना, जैसे ही इवेंट्स क्या होते हैं, एंड व्हाट नॉट टू कंफ्यूज इट विथ, एक चीज होता है जिसको हम कहते हैं कहानी। मूवी सिनेमा को आप देखिएगा तो वो क्या है? वो एक स्टोरी है। हिस्ट्री इज नॉट अ स्टोरी। स्टोरी के साथ होता क्या है कि स्टोरी एक पात्र के ऊपर आधारित होता है और पूरी कहानी जो है वो एक की नजर से देखी जा रही है कि हाउ थिंग्स आर अनफोल्डिंग। इवेंट्स स्टोरी से अलग होते हैं। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं तो ये जो हो रहा है वो एक इवेंट है, ये एक घटना है। घटना एक स्टोरी नहीं, कई स्टोरी से मिलके बना होता है। देखिए कि अभी के समय जो हम लोग क्लास कंडक्ट करा रहे हैं, इसमें हमारी एक अलग स्टोरी है, हमारा एक अलग सुबह हुआ, हमारा बीच का भी ये स्टोरी के इस पॉइंट पे खड़े हैं, बाकी का दिन हमारा स्टोरी अलग जाएगा। सिमिलरली आपकी अलग स्टोरी है, आपकी अलग स्टोरी है, आपकी अलग स्टोरी है। इवेंट्स असल में कई स्टोरीज का एक साथ में मिलना, इसको हम इवेंट कहते हैं। सो हिस्ट्री में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम घटनाओं को पढ़ने जा रहे हैं। Now here comes the complexity. अगर आप कहानी पढ़ रहे होते तो वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, वो एक लीनियर फ्लो है, एक सीधा बहाव है जिसमें इस घटना को देखे, फिर उस घटना को देखे, फिर उस घटना को देखे, फिर उसको देखे। लेकिन चूंकि घटनाओं में हम कई कहानियां ओवरलैप करके रखी हुई हैं। अगर हम 1857 के बिंदु पे खड़ा रहें तो कोई एक लीनियर रास्ता नहीं है जहां से 1857 पे पहुंचे हैं, और कोई एक सीधा रास्ता नहीं है जो कि 1857 से बाहर जा रहा है। असल में 1857 को एक चौराहे के रूप में देखिए, जहां पे कई तरीके से, कई रास्ते से आ रहे हैं और कई रास्ते से चीजों को जा रहे हैं। सो हाउ डू यू स्टडी एन इवेंट? आप घटनाओं को कैसे पढ़ें? घटनाओं को पढ़ने के लिए हमको इनमें से स्टोरीज को अलग कर लेना होता है। हम डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड्स को निकालेंगे। जैसे कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री एक घटना थी जो कि कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद के बैकग्राउंड में भारत गुलाम बना और उससे बाहर निकला। लेकिन इसमें कितनी सारी कहानियां हैं। इसी के अंदर में एक क्रांतिकारियों की कहानी है जो कि अलग चल रहे हैं। इसी के अंदर में राजनीतिक लड़ाई की एक अलग कहानी है जो कांग्रेस और इन लोग गांधी लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के बीच में समाज में महिलाओं की स्थिति की कहानी है, एक जिसका कि कहें तो कि डायरेक्टली फ्रीडम स्ट्रगल से कोई लेना देना नहीं है। वो एक अलग कहानी है कि महिलाओं में समाज में महिलाओं की समाज में क्या स्थिति है। तो जब हम हिस्ट्री को पढ़ रहे होते हैं तो असल में हम कई कॉम्प्लेक्स कहानियों को निकालते हैं और उनको एनालाइज करते हैं। इस थ्रेड को ऐसे एनालाइज करेंगे, इस थ्रेड को ऐसे एनालाइज करेंगे। लेकिन ये हमको भूलने की जरूरत नहीं है कि भले हम सेपरेट एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन वो उस फैब्रिक का हिस्सा है। वो थ्रेड जो है वो एक हिस्ट्री के फैब्रिक का हिस्सा है, और कई थ्रेड्स के आपस में संबंध हमको समझ में आने चाहिए कि ये वाला चीज इसके साथ कैसे जुड़ रहा है, वो वाला चीज उसके साथ कैसे जुड़ रहा है। हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो हम लोग टाइमलाइन में कई बार बैक एंड फोर्थ करेंगे। हम एक घटना को लेकर के कहानी में, जैसे आज ही की बात करें तो आज के बाद में हम 1947 तक चले जाने वाले हैं। हम पूरा का पूरा ओवरव्यू एक साथ में आज डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन फिर आगे चलेंगे तो हम फिर टाइम फ्रेम को पीछे लेकर के जाएंगे, वहां से एक अलग तरीके से कहानी को देखेंगे। हमको कहानियां देखनी है जो कि इस घटना को निर्माण कर रहा है, और उसके डिटेल्स हमको कैप्चर करने हैं।
दिस इज व्हाट स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज ऑल अबाउट। इतिहास पढ़ने का तरीका ऐसा होता है ना। अब दूसरी बात कि इतिहास के साथ हमको ये समझने की जरूरत है कि हिस्ट्री का नेचर क्या है। हिस्ट्री एक लीनियर नहीं है। एक कागज के ऊपर देखिए, जैसे इसी कागज के ऊपर देखें, हमने यहाँ पे 1947 लिख दिया, यहाँ पे 1885 लिख दिया, यहाँ पे 1813 लिख दिया, यहाँ पे 1600 लिख दिया, लेकिन हिस्ट्री असल में लीनियर नहीं है। हिस्ट्री को कैसे एनालाइज कीजिए कि इतिहास जो है एक जैसे अभी के समय जो हमारा क्लास हो रहा है, इसको अगर एक फोटो मान लीजिए कि ये एक फोटो है, एक सिंगल इमेज है, तो हिस्ट्री क्या है, 3 डायमेंशन में पीछे ऐसे ऐसे कई फोटोज का समूह है कि इससे 1 घंटा पहले एक फोटो था, उसके 2 घंटा पहले फोटो था। तो असल में जब हम हिस्ट्री को देख रहे होते हैं या इन डेट्स को देख रहे होते हैं, तो हमको सबको एक सतह पे देखने की जरूरत नहीं है। 1947 उस गहराई में पहले पड़ता है, 1600 बाद में पड़ता है। हम अलग अलग जगह पे जाएंगे तो सीन बदल चुका होगा। आज आपके लिए और देखिए कि सीन कितना ज्यादा बदल जाता है कि आज जो है वर्ल्ड कप इंडिया जीत रहा है, तो वो केरल से लेकर के कश्मीर तक लोग जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। लेकिन इसी इतिहास में नॉट टू लॉन्ग अगो, हमारे पास आधुनिक काल के शुरुआत में ही इंडिया में न तो रेलवे है न तो ट्रांसपोर्टेशन है। लास्ट बार अगर मराठी कभी तमिलियन से मिला होगा तो वो या तो उन दोनों में युद्ध हुआ होगा और सैनिक होगा जो कि मिला होगा, वरना कोई बहुत दूर का व्यापारी होगा जो कि उतनी दूर गया होगा, वरना एक आम तमिलियन और एक आम मराठी जो है वो यूजुअली नहीं मिल रहे, क्योंकि दूरियां हैं और हमारे पास संचार का माध्यम नहीं है, ट्रेन नहीं है, रेलवे नहीं है, बस नहीं है, कार नहीं है, तो वो एक अलग सोसाइटी। हम हिस्ट्री के अलग अलग पॉइंट पे खड़े होंगे तो हमारा आज वाला जैसा दुनिया नहीं दिख रहा है। उस समय हम देखेंगे तो एक अलग दुनिया है, उससे पीछे देखेंगे तो अलग दुनिया है। हमको उसके कॉन्टेक्स्ट के आधार पे देखना पड़ता है कि वो वहां पे कैसा दिखा करता है ना। सो आगे हम लोग ये हिस्ट्री में शुरुआत के 4-5 क्लासेस के दौरान में ये जो बातें आज हम कह रहे हैं वो आपके सामने क्लियर करेंगे कि इसको पढ़ने में थोड़ा सा हमको केयरफुल रहना होता है। दूसरा चीज एड्रेस करें कि लोग कहेंगे कि हमको टाइम के साथ, ईयर्स के साथ प्रॉब्लम है ना। आपको ईयर के साथ प्रॉब्लम नहीं है, आपको नंबर के साथ प्रॉब्लम है। आप ह्यूमंस, यू आर डिजाइन टू पे अटेंशन टू एन इवेंट। हम जो हैं किसी घटनाओं पर ध्यान देने के लिए हमारा ब्रेन इवॉल्व किया है। ऐसा ही इतिहास में घटनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे ब्रेन के लिए वो कोई डाइजेस्ट करना मुश्किल बात है। दिक्कत क्या है कि हम उसको नंबर की शक्ल में डाइजेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम आपसे पूछें कि ये 1 जुलाई को तुम क्या कर रही थी, 1 जुलाई के दिन में तुम्हारा मेजर हाईलाइट क्या था, तुम्हारा दिन मेजर कैसे गया, थोड़ा सा तुमको सोचना पड़ गया है ना। क्यों सोचना पड़ गया, क्योंकि हम 1 जुलाई बोले। अगर हम बोले होते कि कल क्या किए तो इट इज इजियर टू रिकॉल। हमको डेट्स नंबर नहीं समझ में आते हैं, हमको क्या समझ में आता है, रेफरेंस समझ में आता है कि इस बिंदु से वो कितना दूर है, उस बिंदु से कितना दूर है, 10th के बाद और ग्रेजुएशन से पहले, ये रेफरेंस पॉइंट्स हमको समझ में आते हैं। तो हिस्ट्री में डेट्स याद रखने के लिए आपके पास पहले से कोई एक पिलर मार्क होना चाहिए जिसके रेफरेंस में आप घटनाओं को डालेंगे। आप ढेर सारी घटनाओं को पढ़ने जा रहे हैं और अधिकतर के डेट्स जो शुरुआत में लोग प्रयास करेंगे और नहीं याद हो पाएगा, वो इस चलते क्योंकि लोग जो है वो उनके पास कोई रेफरेंस ही नहीं है, वो किस रेफरेंस से उसको तुलना करें। तो हमको सबसे पहले कुछ पिलर पोस्ट बैठा लेने होंगे। आज हम लोग कुछ मेजर ईयर्स पे बात करने वाले हैं। ये आपके दिमाग में पिलर पोस्ट है, इनके ऊपर आज हम लोग एक बार खूंटा गाड़ लें और उसके बाद हिस्ट्री जब हम लोग आगे पढ़ने बैठेंगे तो हम इन पिलर पोस्ट से एक समय का कंपैरिजन करेंगे कि 1600 के बाद और 1740 से पहले। सो हमारे पास एक रेफरेंस रहने वाला है कि कौन घटना कहाँ होगा। आज हम सबसे शुरुआत के इनिशियल मॉडर्न हिस्ट्री के पिलर्स डालने वाले हैं और जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे इसमें डेट्स और बढ़ते जाएंगे, लेकिन आपके लिए दिक्कत
दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपके पास अब एक रेफरेंस पॉइंट है, और जैसे जैसे आपका रेफरेंस पॉइंट बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे आप और ज्यादा डिटेल्स को उसमें अकोमोडेट कर सकते हैं कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में ये घटना है, उस बिंदु के बीच में ये घटना है। तो पहले कुछ बेसिक पिलर पोस्ट के बारे में बात करें, और आज जो है हम पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का एक ओवरव्यू करने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की कहानी हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री को खत्म कहाँ पे करते हैं, इस पूरे चीज को हम एक सिंगल ओवरव्यू में, आज बर्ड्स आई ओवरव्यू में हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। देखें, कुछ मेजर पिलर पोस्ट ये वाले होने वाले हैं। हमने जानबूझ करके इसके ऊपर में कोई मार्किंग नहीं किया है, क्योंकि आई वांट यू टू डू दैट। हम लोग आज बात करने वाले हैं और आपको इस इन पिलर पोस्ट के इतने जो बॉक्सेस हैं, ये कौन सी घटनाएं हैं, इनको आप मार्क कर लीजिए, और इससे आगे आने वाले सारे डेट्स आसान होने वाले हैं, क्योंकि वो इन्हीं पिलर पोस्ट के अंदर पहुंचने वाले हैं, है ना। सो डेट्स के लिए हम लोग ये अप्रोच रखेंगे, रेफरेंस से हम देखेंगे, उसके बाद की घटना है, उसके पहले की घटना है। सो डेट्स का समस्या ऐसे सॉल्व होगा। अगली बात, हमको हिस्ट्री में हमको हमारे पढ़ने का तरीका क्या हो। हिस्ट्री में हमारे पढ़ने का तरीका हमको कंप्लीटली एनालिटिकल चाहिए, यानी कि एक तरीके से, जो हम पहले भी एग्जांपल दिए कि एक को हम बोले शोले फिल्म का पूरा डायलॉग दे दिए कि जाओ तुम जा करके रट करके आ जाओ, और एक को हम बोले कि जाओ तुम 4 बार सिनेमा देख करके आओ। अब ये वाला जो है वो डेटा ज्यादा कैरी करके रखा है। अगर हम उससे पूछेंगे कि बोलो तो कि डायलॉग में क्या था, कुत्तों के सामने मत नाचना या कमीनों के सामने मत नाचना, तो ये आदमी ज्यादा उसके लिए सुटेबल है, क्योंकि ये डेटा रट करके आया हुआ है, ये डेटा निकाल देगा। ये ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन का अप्रोच है। वैसे परीक्षा एसएससी, रेलवे, ये सभी वाली परीक्षा, बैंकिंग वाले जो हुए, जिनमें की ऑब्जेक्टिव रखना है, उसके लिए ये स्टडी अप्रोच सुटेबल है। लेकिन अगर हम एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछने लग गए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछने लग गए कि बताओ तो कि अगर ठाकुर का हाथ हुआ होता तो कहानी कैसे बदली होती, या बताओ ऐसा हुआ होता तो क्या हुआ होता, तो ये आदमी सूटेबल नहीं है। वो आदमी सूटेबल है जो पूरे चीज को एक नजरिए से देखा है, जो कि समझता है। आपको हिस्ट्री इसके तरह तैयार करने की जरूरत है, इसके तरह आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पीटी में आपको डेटा चाहिए होगा, लेकिन आप वैसे करेंगे तो आप डेटा भी रिटेन करेंगे, और पीटी का भी काम होगा, साथ में आपका इसका मेंस का सब्जेक्टिव एंगल भी बनता रहेगा। हम फिर से, आप अर्ली फेज में खड़े हैं, हम फिर से आपको बता देना चाहेंगे कि हमारे सामने बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हम कंटिन्यूअस लोगों में देखते हैं कि बहुत ऑब्जेक्टिव नजरिए से जो तैयारी कर लेते हैं, उनका बाद में सब्जेक्टिव नहीं बन पाता है, क्योंकि नजरिया उनका जो है सो पॉइंट वाला हो जाता है कि हम डाटा चुन रहे हैं, और जब राइटिंग की जरूरत होती है तो वो कमजोर हो जाता है। हम शुरुआत से ही, अर्ली फेज से आपका पेपर जब बना रहे हैं, तो हम शुरुआत से ही आप में ये अप्रोच चाहेंगे कि आप एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग का नजरिया रखिए, और बड़े दृष्टिकोण से चीजों को सोचिए। सो दीज आर द कॉमन पिटफॉल्स, जो कि जिसको लेकर के लोग कंप्लेन करेंगे, या जिसको लेकर के हम समस्याएं होंगी, उसको आगे हम लोग ऐसे डील करने वाले हैं। आइए, आज हमारा एजेंडा क्या है, आज हम लोग क्या करने निकले हुए हैं। आज हमारा एजेंडा है, सबसे पहला एजेंडा है कि पूरे के पूरे, पूरे के पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का एक ओवरव्यू रखें। और आज आपको हम एक बहुत काम का टूल देने वाले हैं, जो कि पीटी परीक्षा में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये टूल अगर आप समझ गए तो पीटी में आपके पास तुक्का मारने का एक सुपर पावर आ जाएगा। आप जो है सो बहुत एजुकेटेड गेस मार सकते हैं बिना आपके पास डेटा रहे भी, और खास करके ये डेट्स की समस्या को एड्रेस करता है कि हम डेट्स के साथ कैसे कंफर्टेबल हो, है ना। सो आए आज की बात शुरू करें। हम लोग इंडिया के मॉडर्न पीरियड को देख रहे हैं, यानी कि हमारा जो देखने का ओवरव्यू है वो 1600 से लेकर के हमारे इंडिपेंडेंस 1947 के पीरियड को हम एनालाइज करने जा रहे हैं, है ना। ये हमसे करीब में भी है। आज हम अगर खड़े हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री हमारे करीब में है, एंशिएंट हिस्ट्री दूर बैठा हुआ है। इस समय का समाज और इस समय के वैल्यूज काफी हद तक हमारे मौजूदा समाज को मैच करते हैं। मेडिवल इंडिया में जैसा इंडिया था उसका आपसे कोई मैचिंग
मैचिंग नहीं है। मेडिवल इंडियन को उठा लीजिए और आपको उठा लीजिए, आप ना तो उसकी भाषा बोलते हैं, ना तो उसका कल्चर कैरी कर रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो कि कैरी कर रहे हैं, नहीं तो मेडिवल इंडिया बिल्कुल अलग इंडिया दिखा करता था, आज का मॉडर्न इंडिया जो है बिल्कुल अलग इंडिया है। ये जो आज को हम कंपेयर कर सकते हैं तो इस कॉलोनियलिज्म के पीरियड से ही। ये कौन सा पीरियड है? ये बड़ा यूनिक पीरियड है। ये 1600 से लेकर के 1947 का जो पीरियड है, बड़ा यूनिक पीरियड है, क्योंकि ये पीरियड कॉलोनियलिज्म का पीरियड है। दुनिया में एक तरीके पॉलिटिकल सिस्टम निकला जिसको हम उपनिवेशवाद या कॉलोनियलिज्म का नाम दिए। कॉलोनियलिज्म या उपनिवेशवाद का मतलब क्या था? अब यूरोप के कुछ देश के लोग जो हैं वो निकलेंगे और वो जहाज से दूसरे इलाके में पहुंचेंगे, दूसरे इलाके को वो कब्जा करेंगे और उसको अपना उपनिवेश या कॉलोनी बना देंगे। ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें दो डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। वो एक नहीं होते, वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये पॉलिटिकल कनेक्शन है, यानी कि डिसीजन ये लेगा और इसके ऊपर डिसीजन इंप्लीमेंट होगा, एक पॉलिटिकल कपलिंग है। लेकिन ये जो राजनीतिक रूप से जुड़ा है, ये आर्थिक हित पर आधारित है, ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर आधारित है, जिसमें एक का एक्सप्लॉयटेशन होगा और एक का एनरिचमेंट होगा, एक का शोषण होगा और एक का पोषण होगा। इकोनॉमिक हित पर आधारित, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये एक राजनीतिक सिस्टम है, इट्स अ पॉलिटिकल सिस्टम। तो एक पॉलिटिकल सिस्टम जो कि इकोनॉमिक्स पे बैठा हुआ है। क्यों ये दोनों साथ में आए हैं? क्योंकि अर्थव्यवस्था, एक को इकोनॉमिक बेनिफिट है दूसरे से, है ना। तो ये कॉलोनियलिज्म का पीरियड था, उपनिवेशवाद का काल था, है ना। इस उपनिवेशवाद के काल को हम जरा एक ओवरव्यू में देखें। पहले कुछ मेजर इन पिलर पोस्ट के ऊपर बात करें। ये कौन से डेट्स हैं, और यहाँ से आगे आज के बाद हमको इन डेट्स में आपका फेमिलियरिटी चाहिए। इसको आप एज सुन इन डेट्स को बैठा लें। बहुत बेसिक डेट्स हैं और आगे हम जो भी बात करने वाले हैं वो इन डेट्स के रेफरेंस से होने वाला है। पहले तो 1600 का डेट, 1600 का डेट क्या पड़ा हुआ है? 1600 का डेट इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआत से का डेट है, यानी कि एक ब्रिटिश के साइड से एक व्यापार की कंपनी, जैसे इंडिया का टाटा एक कंपनी है, वैसे ब्रिटेन का एक ट्रेडिंग कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बैठाया जाएगा और क्वीन एलिजाबेथ एक चार्टर जारी करेंगी। चार्टर कहने का मतलब होता है लीगल डॉक्यूमेंट। वो जो है सो एक अधिकार पत्र जारी करेंगी और चार्टर के द्वारा वो ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार देंगी कि अफ्रीका के कोना से लेकर के पूरब के वाले भाग में, अफ्रीका के हॉर्न जो हमारे पास सोमालिया के साइड से शुरू कीजिए, वहां से लेकर के पूरब वाले इलाके में, जिसमें इंडिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, जावा, सुमात्रा सभी सम्मिलित है, यहाँ पे ब्रिटेन की तरफ से एक कंपनी जाएगी और जाकर के वहां पे व्यापार करेगी। ये ब्रिटेन के तरफ से सिर्फ एक कंपनी को अधिकार दिया गया और किसी को नहीं। तो ब्रिटेन एक अपनी राज्य व्यवस्था है, लेकिन उन्होंने अपने यहाँ की एक टाटा जैसे की कंपनी को बोला कि जाइए आप जाकर के ट्रेड करेंगे। इनिशियल रूप में कंपनी वाले जो हैं वो इंडिया आते हैं। शुरुआत के समय में वो एक व्यापारी थे, यानी उनका काम क्या था, वो इंडिया से कुछ सामान खरीद के लेके जाते थे और ब्रिटेन में जाके बेचते थे। ये वैसे सामान थे जो कि ब्रिटेन में नहीं मिलते थे, ब्रिटेन में हायर वैल्यू पे बिकते थे, इंडिया में मिलता था तो यहाँ से इंपोर्ट करके ले जाते थे। मसाले, चाय, इस तरीके की चीजें जो कि उनके क्लाइमेटिक रीजन का नहीं है। तो ये पहले ट्रेडिंग किया करते थे। लेकिन फिर आगे चल करके हम क्या देखेंगे कि 1765 आते आते तक, 1740 वाले डेट को अभी आप छोड़ दीजिए, हम बस इस रेफरेंस पॉइंट के लिए 1740 का डेट रखे हुए हैं, वरना 1740 को भी आप छोड़ दीजिए। 1765 का इंपॉर्टेंट डेट है। ये कब है, क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक ट्रेडर बनकर के आया था, पहली बार इंडिया के एक देसी रियासत को हरा करके एक पॉलिटिकल इलाके पे कंट्रोल बैठा दिया। बंगाल के इलाके में हुआ था, इलाहाबाद की संधि का डेट है, और उसमें बंगाल में अधिकार मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी बनी। 1765 में इलाहाबाद का संधि हुआ और इसके बाद ये एक इलाके में एक पॉलिटिकल एंटिटी हो गया, यानी कि वो राजनीतिक इकाई हो गया, उस इलाके में कंट्रोल करना चालू किया।
1813 का बिंदु समझिए। अब ये कंपनी इंडिया में आकर के अलग अलग इलाकों में राज भी करने लगा है। 1813 में ब्रिटेन ने एक एक्ट पास किया और इस ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को कम कर दिया। उसने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया कि अब आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हैं, आपको प्रशासन करना है तो जाइए वहां पे प्रशासन कीजिए, लेकिन ट्रेड बंद कर दीजिए। उसके ट्रेड अधिकार जो है सो छीने गए। हालांकि दो अधिकार अभी भी बने थे, एक तो टी में ट्रेड, चाय का व्यापार, और एक ट्रेड विथ चाइना, चीन के साथ व्यापार। लोग चाय चीनी बोल देते हैं, लेकिन समझिए चाय चीनी अलग अलग चीज है। चाय में व्यापार और चीन के साथ व्यापार, चीनी का व्यापार नहीं, है ना। तो 1813 में उसका मोनोपोली टूट गया और 1813 के बाद इंडिया में अब ब्रिटेन से कई अलग अलग कंपनियां आने लगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एकमात्र कंपनी नहीं रह गया और कई सारी कंपनियां जो हैं वो हमारे पास आने लगी। 1833 का पॉइंट हमारे इस टाइम फ्रेम में इसका आवश्यकता नहीं है, लेकिन 1833 का पॉइंट क्या होने वाला है, ये जो चाय चीनी भी था ये भी बंद हो गया और इसके बाद से प्योरली ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेगी और कुछ काम नहीं करेगी। 1833 से लेके 58 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने बहुत उत्पात मचाया। वो अलग अलग इलाके जीतते गए, अलग अलग हम लोग देखेंगे कि वो पॉलिसीज लेके आएंगे, चूक का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वो जो है सहायक संधि, कई तरीके के ट्रीटीज लेके आएंगे। और इसका परिणाम ये होगा कि 1857 में इंडियंस ने रिवोल्ट कर दिया, एक बड़ा विद्रोह हुआ, 1857 का विद्रोह, और लगभग भारत में ब्रिटिश शासन समाप्ति हो गया था। अगर 1857 का विद्रोह जैसा हुआ, उसकी कुछ कमियों को अगर हम हटा देते तो हम क्या देखते कि भारत में ब्रिटिश शासन, भारत उस दिन आजाद हो गया होता। हालांकि नहीं हो पाया। ब्रिटिशर्स ने इसके सिग्निफिकेंस को समझा, ये सोचा कि नहीं, ये तो इंडिया में मामला कहानी खत्म हो जाएगा। तो 1858 में, यानी कि उसके अगले साल, रानी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर के आएगी और उसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी का छुट्टी कर दिया गया। यानी कि बोले कि ईस्ट इंडिया कंपनी आप जाइए घरे, अब आपका कोई काम नहीं है। रानी डायरेक्टली अब इंडिया का शासन संभाल लेगी, ब्रिटिश सरकार डायरेक्टली इंडिया को गवर्न करना शुरू करेगा। यानी एक तो हम फेज वाइज देख सकते हैं कि 1600 से लेकर के 1858 के बीच का फेज कैसा फेज था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का काल था। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका पावर 1813 से गिरना खत्म शुरू हुआ, 33 में और कम हो गया और 58 में आते आते कहानी ही बंद हो गई। अभी के समय एक इंडियन ने खरीदी है ये कंपनी। देखिए इतिहास में कैसे चीजें गोल गोल जाती हैं। ये कंपनी जो कि भारत को गुलाम बना के रखा, बीच में अभी कुछ साल पहले इसकी नीलामी हो रही थी, तो एक इंडियन ने, एक भारतीय ने ये कंपनी खरीद ली। करेंटली एन इंडियन इज द ओनर ऑफ दिस कंपनी, है ना। तो हिस्ट्री में कैसे कैसे चीजें मूव करती है। इसके बाद से यहां से लेके 1947 का काल डायरेक्टली ब्रिटेन के द्वारा चलाया जा रहा है। जब हम बोल रहे हैं क्राउन चला रहा है, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, ब्रिटिश सरकार चला रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे राष्ट्रपति होता है, वैसे वहां पे क्राउन होता है। क्राउन अपने नहीं काम कर रहा है, वो अपने सरकार के दम पे काम कर रहा है। डेमोक्रेसी उनके पास है। कितनी देखिए हिपोक्रेसी है कि उनके यहाँ लोकतंत्र है और हमको जो है वो गुलाम बना करके रखे हुए है ना। ये वाला पीरियड क्राउन का पीरियड होने वाला है। अगला पॉइंट समझें 1885 का पॉइंट। 1885 का पॉइंट इंडियन लड़ाई के शुरुआत होने का पॉइंट है। हम पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज होने लगे। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का साल है। पहली बार भारत में एक राजनीतिक दल निर्मित हो रहा है जो कि अब इंडियंस को रिप्रेजेंट करेगा और इसके बाद जो है वो ब्रिटिश से लड़ाई लड़ेगा। 1935 ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने का साल है। ये हमारा आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटली 40% 50% इसी एक्ट पे बैठा हुआ है। यानी कि इस एक्ट के प्रोविजन को ही हम संविधान में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको देखिएगा तो लगभग आज वाली व्यवस्था आ गई है। हम जो इंडिया में अभी प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देख रहे हैं वो चीज आ गया है।
सो 1947 तो आप समझ ही रहे हैं, ब्रिटेन में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 47 पास होगा और उसके बाद सोवर्निटी ट्रांसफर होने वाला है इंडिया में, और इसके साथ हमारा इंडिया आजाद होगा। तो ये कुछ मेजर पिलर पोस्ट हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इनके बाद हम कोई आगे वाली घटना पे जाएंगे तो हम इनसी पिलर पोस्ट के बीच में उसको अकोमोडेट करेंगे कि यहाँ यहाँ के बीच में ये है, यहाँ यहाँ के बीच में ये है। ऑलराइट, सो इसको समझते हैं ना। आज के हम डिस्कशन के कोर पे आए, आपको हम आज इस पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का एक ओवरव्यू दे देना चाहते हैं, एक पूरी कहानी का एक निचोड़ दे देना चाहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बनने से लेकर के आजाद होने के बीच में कहानी के मेजर ट्रैजेक्टरीज क्या थे। उसके लिए हमको एक इतिहासकार आरपी दत्त के नजरिए पे उतरना पड़ेगा। आरपी दत्त एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे जिन्होंने इंडिया का इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखा। इन्होंने इस पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को उन्होंने एक अलग नजरिए से देखा और उन्होंने जो टूल दिया वो असल में आपके लिए बड़ा काम का टूल है, वो समझने की जरूरत है। आरपी दत्त का तर्क क्या था कि कोलोनियलिज्म बैठा है आर्थिक हित पे, इकोनॉमिक इस पे, और चूंकि आर्थिक हित अलग अलग समय पे अलग अलग रहा है, इस चलते किस समय अंग्रेजों ने क्या किया आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उस समय उसकी क्या आवश्यकता थी। अगर मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है और उसको अभी आपसे कुछ उधारी चाहिए, तो इस समय इसका व्यवहार कैसा होगा आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, है ना। आप उस समय के इकोनॉमिक इंटरेस्ट कैसे थे उसके आधार पे उन्होंने क्या काम किया ये आप डिफाइन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम के साथ बात शुरू करें। अगर हम आपसे कहें, एक क्वेश्चन देते हैं, एक कंप्लीटली मेड अप क्वेश्चन है, इसको डेटा के रूप में कैरी नहीं कीजिएगा, आई एम ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट हियर। एक कंप्लीटली मेड अप क्वेश्चन देते हैं, आपको हम कहें कि हमारे पास ये फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट, महिला भ्रूण हत्या प्रतिरोध अधिनियम किस साल पारित हुआ। इट्स अ मेड अप फिक्शनल थिंग, देयर इज नथिंग, इसके जैसा कुछ है नहीं, ये हम एक सवाल में आपको स्थापित कर रहे हैं। आप मुद्दा समझ रहे हैं। फीमेल इन्फेंटिसाइड करने का मतलब है छोटी बच्चियों का ही जो है सो मार दिया जाता है ताकि वो पैदा ही नहीं हो। तो इस तरीके का अधिनियम कब पारित किया गया, उसको रोकने के लिए कब पारित किया गया। आपको हम 4 ऑप्शन दे रहे हैं और इसको आप किनारे निकाल करके रखिए। पहला ऑप्शन दे रहे हैं 1743, दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं 1841, तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं 1913 और चौथा ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं 1934। ठीक है। अब आपसे हम क्या ये असल में गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए ना, इसी के साथ हम लोग काम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, लेट से कि हमको तुक्का मारना है, हमको कोई डेट नहीं पता है, हम परीक्षा के बैकग्राउंड में गए हैं, हमको खाली तुक्का मारना है। विच वन, हम किसको तुक्का मारेंगे, इसको लेकर के हम काफी हद तक एक साइंटिफिक अप्रोच अपना सकते हैं अगर आरपी दत्त के टूल को हम समझते हैं। देखिए आरपी दत्त क्या बोलते हैं, आरपी दत्त का तर्क क्या है, और हम लोग लास्ट में ये क्वेश्चन आप ही सॉल्व कीजिएगा, आप ही गेस कीजिएगा और हम देखेंगे कि आप कितना सही गेस करते हैं। पहले आरपी दत्त के टूल को समझ लेते हैं, उसके बाद उसको अप्लाई कीजिएगा और देखिएगा कि आप इसको कितना कर पा रहे हैं। आरपी दत्त क्या बोलते हैं कि चूंकि कॉलोनियलिज्म इकोनॉमिक हित पर आधारित है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर बैठा हुआ है, इस चलते अलग अलग काल में जो अंग्रेजों ने क्या किया वो रैंडम नहीं है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज आज ये कर रहे हैं, कल वो कर रहे हैं, कल वो कर रहे हैं। आप उस एक पीरियड को उठा सकते हैं और उस समय बता सकते हैं कि इनका इंटरेस्ट किस चीज में था, और इस चलते आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उन्होंने क्या किया होगा, इस पीरियड में क्या हुआ होगा, है ना। आरपी दत्त पूरे मॉडर्न पीरियड को असल में ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऊपर नीचे हो गया है। इकोनॉमिक, ये ऊपर वाला जो डायग्राम है ये इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन है,
नीचे वाला जो है वो असल में पॉलिटिकल है, थोड़ा सा इमेज के साथ इशू है, हम इसको देखते हैं, करेक्ट कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल फेज है, इसको जो है इकोनॉमिक से हटा दीजिए, इसको हम पॉलिटिकल फेज कहेंगे। ऊपर वाला टाइमलाइन इकोनॉमिक फेज है, ये ऊपर वाला, और नीचे वाला जो है वो पॉलिटिकल फेज है। ये दो टाइमलाइन अलग अलग है। हम पहले इस वाले टाइमलाइन की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक फेज की हम बात कर रहे हैं ना, नीचे वाले पॉलिटिकल फेज पे बाद में आएंगे। आरपी दत्त क्या बोलते हैं कि पूरे टाइम पीरियड को आप देखेंगे तो अंग्रेजों के हित को हम तीन इकोनॉमिक पीरियड में डिनोट कर सकते हैं। वो तीन इकोनॉमिक पीरियड कौन से थे? पहला इकोनॉमिक पीरियड जबकि 1600 ब्रिटिशर्स आए, वहां से 1813, मतलब जब तक उनका मोनोपोली नहीं खत्म होता है। दूसरा पीरियड कहते हैं 1813 से लेकर के 1858, यानी विद्रोह के बाद हमने जब एक्ट लाया है। और तीसरा पीरियड वो कहते हैं जब 58 से लेकर के 1935 के बीच में, तीन पीरियड में वो डिफाइन करते हैं। वो बोलते हैं कि इन तीनों पीरियड में इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट अलग अलग थे, और चूंकि इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट अलग थे, इस चलते हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस पीरियड में क्या घटनाएं हो रही होंगी, है ना। आइए देखते हैं कि उनका आरपी दत्त का क्लासिफिकेशन क्या है। पहला फेज वो डिफाइन करते हैं मर्केंटाइल फेज, ये 1765 से 1813 के बीच में है। ये व्यापारिक पूंजीवाद का काल है। इस दौरान में क्या है, इस दौरान में ब्रिटिशर्स जो हैं वो ट्रेडर्स हैं, वो व्यापारी हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो ब्रिटेन से इंडिया आ रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया में जो है वो सामान खरीद रहे हैं इंडिया से, और इंडिया से सामान लेके जा रहे हैं और ब्रिटेन में महंगे दाम में बेच रहे हैं। वो एकमात्र कंपनी है, उसका मोनोपोली है। अब अगर आप व्यापारी हैं तो आपका क्या रुचि है? अगर आप कहीं से व्यापार करने गए हैं तो उनके यहाँ क्या आप एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ठीक करने लग जाइएगा, या उनके यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम बैठाने लग जाइएगा? नहीं, आप व्यापारी हैं। वार्स आर कॉस्टली, युद्ध लड़ना जो है खर्चीला है, कहीं पे प्रशासन बैठाना खर्चीला है। हम व्यापारी हैं, हमारा काम क्या है, जाना है, जितना मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकते हैं बना लेंगे और लेके निकल जाएंगे। लेकर के निकलना एक जो है सो प्राइम मेंटालिटी। चूंकि इस दौरान में उनकी आर्थिक हित ऐसी है, इस चलते इस पीरियड में अंग्रेजों को ज्यादा युद्ध लड़ते नहीं देखेंगे, क्योंकि व्यापार करने वाले हैं, झूठ मूठ का काहे के लिए लड़ते भिड़ते फिरे, है ना। उनका कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है। तो इस काल में वो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वो केवल मोनोपोली अपना बना रहे हैं और प्रत्यक्ष लूट कर रहे हैं, और वार जहां तक हो सके वो नहीं करना चाहेंगे। जो इधर वार दिखेंगे भी, युद्ध दिखेंगे भी, वो असल में आवश्यकतावश हो रहे हैं, वरना वो नहीं होंगे। वैरेन हेस्टिंग का कोट उस समय के ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंटालिटी को रिफ्लेक्ट करता है कि वैरेन हेस्टिंग, जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल बने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, उन्होंने ये बोला था कि भारतीयों को भारतीय रीति रिवाज से ही प्रशासित होना चाहिए। मतलब हम कौन होते हैं इनके ऊपर कोई अपना सिस्टम बैठाने वाले, इन लोग ट्रेडिशनली जैसे चला रहे हैं अपना पॉलिटिकल सिस्टम चलाइए। मतलब गुलामी, आपके ऊपर शासन करने, इस सब में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमको इंटरेस्ट है कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या बना पाए। इस दौरान में इनके साथ दो बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो कि ब्रिटेन के तरफ से भले एकमात्र कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आया है, लेकिन इंडिया में एकमात्र यूरोपीय कंपनी यही नहीं है। ब्रिटेन के अलावा पुर्तगाली भी आए हैं, फ्रेंच भी आए हैं, डच भी आए हैं। तो बाहर वालों के बीच में कंपटीशन भी है। ब्रिटिशर्स जो है वो फ्रेंच को हटाना चाहेंगे, ब्रिटिशर्स डच को हटाना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि वो अकेले यहाँ पे काम करें। तो पहला तो उनका इंटरेस्ट था कि जो हमारे वैसे विदेशी शक्तियां जो कि राइवल हैं उनको हटाएं, और दूसरा चीज, इंडियन रूलर से सिर्फ तभी लड़ने जाएं जब कोई व्यापारिक हित प्रभावित हो रहा है, हमारा कोई नुकसान होने वाला है पैसा का, तभी लड़ने जाए। फर्स्ट फेज जो है वो कुछ ऐसा है। आइए सेकेंड फेज में, 1813 के बाद से आरपी दत्त मानते हैं कि इंडिया में सेकेंड फेज को चालू हो गया, जिसको उन्होंने नाम दिया इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। इस दौरान हुआ क्या, देखिए, इस दौरान बड़ा मेजर घटना हुआ। इस दौरान जो घटना हुआ उसको हम कहते हैं औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। रियलिटी में क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक टेक्निकल टर्म है जो कि सिर्फ एक हिस्ट्री में हुए घटना को इंडिकेट करता है। हम सिर्फ उस घटना को ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं।
असल में हुआ क्या, हुआ ये कि यूरोप में लोगों ने कोयला खोज लिया, उससे पहले लोगों को कोयला नहीं पता था। तो लोगों ने जर्मनी के राइन नदी के किनारे, ज्योग्राफी में हम देखेंगे वहां एंथ्रासाइट कोल मौजूद है, आर्कियन पीरियड का बना हुआ। जर्मनी में लोगों ने कोयला खोज लिया। अब कोयला खोजना क्रांतिकारी था, क्योंकि कोयला से पहले हमारे पास वैसा कोई फ्यूल नहीं था जो इतना हीट, इतना एनर्जी प्रोड्यूस करे कि कोई मशीन या इंजन बना पाए। कोल आया तो कोल आधारित हम क्या देखेंगे कि भाप के इंजन बनने चालू करेंगे और मशीन आना चालू करेंगे। मानव इतिहास में हो रही बहुत यूनिक घटना है, हमारे पास मशीन आने चालू किए। पहले तक लोग हाथ से, मैन पावर से चीजों का प्रोडक्शन करते थे। इस दौरान में क्या हुआ कि मशीनें आनी चालू हुई। पहले जो हाथ से कपड़ा बनाते थे अब मशीनों से बना सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अचानक बूम कर जाता है। यूरोप में हुई इस घटना ने ब्रिटिशर्स का इकोनॉमिक इंटरेस्ट बदल दिया। और अब वो क्या सोच रहे हैं कि देखिए, पहले इंडिया से चाय ले जा करके ब्रिटेन में बेचते थे, उस धंधे में जितना मुनाफा है उससे ज्यादा मुनाफा तो इस धंधे में है कि हमारा इंडस्ट्री डेवलप करे, हम जो है सो दूसरों को सामान बेचें, इसमें ज्यादा बेनिफिट है। उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट बदल गए। अब उनको इंडिया एक रॉ मटेरियल के सप्लाई के रूप में नजर आने लगा कि हम, अगर मान लीजिए कि पहले ब्रिटेन में मशीनें नहीं थी तो जितना कपास ब्रिटेन में प्रोड्यूस होता था, जितना कॉटन प्रोड्यूस होता था, उतना लोग हाथ से कपड़ा बनाते थे। लेकिन अब मशीन हो गए, अब मशीन हो गए तो तेजी से कपड़े बनने संभव हो गए। अगर तेजी से कपड़े बनेंगे तो ब्रिटेन के अंदर में उतना रॉ मटेरियल नहीं है कि इतने कपड़े बना पाए। उनको एक स्टेडी रॉ मटेरियल का सोर्स चाहिए होगा कि कहां से रॉ मटेरियल लाएंगे। दूसरी बात, अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया है, इसका मतलब कि प्रोडक्शन अचानक तेज हो गया है, जितना पहले प्रोड्यूस करते थे अब उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि इसको बेचेंगे कहां। पहले तो ब्रिटेन में बेच दिया करते थे, लेकिन अब प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है तो उनको सेकेंड आवश्यकता है एक मार्केट की जहां पे वो बेच पाए। इंडिया जो पहले मसाले और चाय खरीदने का सेंटर था, अब उनको अपने यहाँ के उद्योग के लिए कच्चे माल का सोर्स और साथ में उनके फिनिश्ड गुड के लिए बाजार नजर आने लगा, है ना। 1813 के बाद इकोनॉमिक इंटरेस्ट ये बदला। 1813 के बाद एक और चीज बदला, क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आ गया तो ब्रिटेन में दूसरी कंपनियां उठ करके खड़ी होने लगी और वो जाकर के ब्रिटेन के सरकार पे दबाव डालने लगी कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी को ही खाली काहे परमिशन दिए हैं कि वो जाकर के इंडिया में ट्रेड करे, हमको भी दीजिए। और इस दबाव में ब्रिटिशर्स जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली खत्म कर देंगे, जो हमको 1813 और 33 में दिख रहा है कि वहां के अपने कंपनियां बोल रही हैं कि एक अकेला उसको क्यों दे, हमको भी जाने दे। 1813 के बाद ये जो दो चीजें बदली, एक तो कि हम अकेले व्यापारी नहीं है अब इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी के नजर से देखें, और दूसरा चीज कि हमको अब रॉ मटेरियल और मार्केट चाहिए। इससे उनकी आवश्यकता बदल जाती है। देखें, अगर आप डाल्टनगंज में एयर कंडीशनिंग के एकमात्र थोक विक्रेता है, आप एकमात्र शॉप हैं जो कि एसीज डाल्टनगंज में बेच रहे हैं, तो क्या आपको कभी कोई ऑफर चलाने की जरूरत है, आपको एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि आप अकेले प्रोवाइडर हैं। आपको कोई खरीदेगा तो कहां से खरीदेगा, आप ही के पास से खरीदेगा, वो मोनोपोली का मार्केट होता है। लेकिन जब डाल्टनगंज में अगर 5-6 एसी वाले आ जाते हैं तो अब आपको कंपटीशन है, अब आपको चुनौती है। अब आपका आर्थिक हित क्या है, इलाका जो ज्यादा डायरेक्टली कंट्रोल करके रखेगा उसके पास ज्यादा व्यापार है, हम दूसरों को अपने इलाके में आने नहीं देंगे। फेज 1 के दौरान जहां वो इंडिया के इलाके को जीतने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे, वो लड़ते थे मजबूरीवश। अब उनकी आवश्यकता क्या हुई, डायरेक्टली इसको जो है रूल करना चालू कीजिए। डायरेक्टली रूल कीजिएगा तो एक कंपटीशन जो है वो आपका जो है वो अथी कर जाएगा, कंपटीशन आपका ये करेगा। और दूसरा चीज क्या होने वाला है, बी, आपको रॉ मटेरियल और मार्केट का कंट्रोल हो सकता है। आप यहाँ से कच्चा माल निकाल करके ब्रिटेन के कंपनियों को भेज सकते हैं और वहां से जो है वो फिनिश गुड ला करके इंडियन मार्केट में बेच सकते हैं। तो 1813 के बाद अचानक ब्रिटिश के पॉलिसीज बदल गए और देखिए कि इंडिया में वो ताबड़तोड़ फिर शॉपिंग करने निकले थे। बहाना दीजिए आपको कैसे हम कब्जा कर ले, बहाना दीजिए कैसे आपको कब्जा कर ले, और इंडिया के अलग अलग नेटिव रूलर्स पे वो अपना शासन बढ़ाने लगे।
तो ज्यादातर युद्ध हमको कब होते देखेंगे? सेकेंड फेज में, क्योंकि सेकेंड फेज के इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं वो ये रिक्वायर कर रहे हैं। अगला चीज क्या बदला? अगला चीज क्या बदला? देखिए, जहां अब आपको एक मार्केट मिल गया है, जिस मार्केट में आप सामान बेच सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि ब्रिटेन के इंडस्ट्रीज क्या बना रहे हैं? क्या इंडियन जो सामान इस्तेमाल करते हैं वो बना रहे हैं? इंडिया में लोग धोती पहन रहे हैं, इंडिया में लोग पगड़ी पहन रहे हैं, इंडिया में लोग खड़ाऊ पहन रहे हैं। ब्रिटेन में क्या बन रहा है? उनके फैक्ट्रीज क्या बना रहे हैं? शर्ट्स बना रहे हैं, कफलिंग बना रहे हैं, टाई बना रहे हैं। दिक्कत क्या हो रही है कि इन मक्खन खाने वालों को बटर कैसे बेचे हम? आखिर हमारा बटर प्रोडक्ट है, यानी कि आपको कंज्यूमर बेस ही बदलना पड़ेगा। यानी इंडिया के सोसाइटी को अब इस तरीके से बदलना पड़ेगा कि वो ब्रिटिश गुड्स और ब्रिटिश वैल्यूज को कैप्चर करे। इस बैकग्राउंड में आप क्या देखेंगे? ब्रिटिशर्स इंडिया में सोशल अपलिफ्टमेंट का काम शुरू कर देंगे। सोशल अपलिफ्टमेंट जैसे कि अलग अलग कुप्रथा है, आप देखिए कि इसी पीरियड के दौरान में वो सोशल रिफॉर्म करने लगेंगे। इसी पीरियड के दौरान में सती प्रथा खत्म होगा, इसी दौरान में ठगी प्रथा खत्म होगा, ये एजुकेशन का डेवलपमेंट होगा इंडिया में। तो वो भारतीय सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट करने का प्रयास करें। क्या उनका अपलिफ्टमेंट एक परोपकारी काम है? क्या वो आउट ऑफ गुडनेस ऑफ देयर हार्ट ऐसा कर रहे हैं? नहीं, ये उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सूट कर रहा है। दूसरी बात, आप इस दौरान में ब्रिटिशर्स जो कि इंडिया में अब डायरेक्टली कंट्रोल बैठा रहे हैं, इसका मतलब कि उनको एक एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा चाहिए, इसका मतलब कि उनको जुडिशियरी का ढांचा चाहिए, इसका मतलब कि उनको एक ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क चाहिए। रेल इसी पीरियड में बैठेगा। उनको जो है सो कम्युनिकेशन चाहिए, पोस्ट वगैरह, तार और टेलीग्राम पोस्ट, ये सभी जो है सो इसी पीरियड में निकल करके आने वाले हैं। ये उनकी आवश्यकता है। एजुकेशन क्यों? क्योंकि आखिर में ये जो नए प्रशासनिक ढांचे बने हैं, ये जो नए कोर्ट बैठ रहे हैं, इसमें कोई इंडियन भी तो चाहिए बैठने वाला। तो आपको लोअर लेवल के वर्कर्स भी तो चाहिए। ये आप कब कर पाएंगे? जब इंडियंस को एजुकेट करेंगे, जब इंडियंस को जो है वो अपलिफ्ट करेंगे, जो कि इन जॉब के लिए सुटेबल होने वाले हैं। तो इस पीरियड में हमको मेन चीज क्या नजर आता है? ये सारी चीजें ब्रिटिशर्स डायरेक्ट कंट्रोल करने पे उतर गए। इंडिया में जो है हमको इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नजर आता है, ट्रांसपोर्टेशन का नजर आता है, वो प्रशासनिक व्यवस्थाएं बैठाने लगे, है ना। अगला चीज, आप इस सेकेंड फेज में चीजें कहां से निकली? देखिए, इस सेकेंड फेज में चूंकि ये ताबड़तोड़ जीतने चले थे और इलाका कैप्चर करने पे लगे हुए थे, इस चलते आप क्या देखेंगे कि इन्होंने भारतीयों को अपना दुश्मन बना लिया। ढेर सारे राजा जिनके राज्य चले गए वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हो गए। रानी लक्ष्मीबाई क्यों लड़ने के लिए उतरी? क्योंकि उनका राज छीन लिया गया था। बेगम हजरत महल क्यों लड़ने के लिए उतरी? क्योंकि उनका राज छीन लिया गया था। तो ब्रिटिशर्स ने इस सेकेंड पीरियड 1813 से 57 के बीच में जो ये नीतियां अपनाई, उन्होंने जो सोशल रिफॉर्म किया, सोसाइटी इसको थ्रेट के रूप में देखता है। सोसाइटी देख रहा है कि हमारा कल्चर खराब कर रहे हैं, वो देख रहा है कि ये क्रिश्चियनिटी डेवलप करेंगे, हमारे ट्रेडिशनल कस्टम्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। और इन सब का परिणाम इस पीरियड के दौरान ब्रिटिशर्स ने जो पॉलिसीज अपनाई, इसका परिणाम रहा कि 57 में फूट गया। लोगों का जो है सो एक विद्रोह हुआ। इस कारण से विद्रोह हुआ। ब्रिटिशर्स आखिर रानी लक्ष्मीबाई क्यों उतरी थी? इसी नीति का परिणाम था, है ना। हमारे सैनिक उतरे, इसी समय की नीति का परिणाम। किसान उतर गए। 1857 को हम लोग एनालाइज करेंगे, वो सिर्फ एक सैन्य का विद्रोह नहीं था। शुरुआत सैन्य विद्रोह के रूप में भले हुआ, लेकिन फिर जब ब्रिटिशर्स से लड़ रहे हैं तो दुश्मन का दुश्मन जो है दोस्त होता है। सब उससे लड़ने उतर गए। देखिए कि शुरू तो किया था सिपाहियों ने, जमींदार उतर गए क्योंकि उनसे उनका ब्रिटिशर से उनको खुन्नस है। रानी लक्ष्मीबाई जैसे जो है आपके राजा उतर गए, उनको खुन्नस है। किसान उतर गए, उनको खुन्नस है। तो इस दौरान जो उन्होंने एनिमीज बनाए, उनका परिणाम हुआ 1857 का विद्रोह। 1857 का पॉइंट टर्निंग पॉइंट है। आरपी दत्त इस पीरियड के बाद फिर से पीरियड को चेंज कर देंगे और वो कहेंगे कि अगला जो पीरियड होने वाला है उसको हम फाइनेंशियल कैपिटलिज्म का नाम देंगे, वित्तीय पूंजीवाद का नाम देंगे। ये पीरियड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? आप कम से कम अब ओवरव्यू में देख करके ये तो बता सकते हैं कि हम जो सेकेंड पीरियड के दौरान हमने जो किया
वो तो अब हरगिज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेकेंड पीरियड ने एक बड़ा रिएक्शन क्रिएट कर दिया है ना। तो आप इस पीरियड में क्या देखेंगे? रिवर्सल देखेंगे। इस पीरियड में एजुकेशन को ब्रिटिशर्स सपोर्ट करने नहीं लगेंगे, हालांकि उसका दूसरा एक साइड इफेक्ट निकलेगा। एजुकेशन ऐसा वायरस है ना कि लगा दीजिए तो उसको हटाए नहीं हटता है। इस दौरान में वो स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन लगा रहे हैं फेज 2 के दौरान, फेज 3 में वो हटाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ठीक है, सरकार मत करे, लेकिन अब इंडिया में खुद इतने पढ़े लिखे लोग हैं और खुद इंडियन सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बैठा रहे हैं, डीएवी जैसी संस्थाएं बैठ गई हैं जो कि इंडियन पर्सपेक्टिव से वही मॉडर्न एजुकेशन दे सकते हैं। तो अंग्रेज एजुकेशन को बंद करने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन एजुकेशन अब देसी चल रहा है, मतलब इंटरनली एजुकेशन डेवलप कर रहा है हमारे अपने साइड से। इस पीरियड के दौरान और क्या होगा? पहला चीज कि ईस्ट इंडिया कंपनी से लोग का दुश्मनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दीजिए, कम से कम लोग कुछ शांत होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी बैन कर दिया गया। दूसरा चीज क्या है? रानी ये घोषणा कर देगी कि अब तक जो इन लोग इलाका हड़पा है सो हड़पा है, इसके बाद ब्रिटिश सरकार कोई इलाके नहीं हड़पेगी। तो बेसिकली इंडिया का नक्शा 1857 तक जितना फैलना था फैला, उसके बाद 1857 से 1947 के बीच में इंडिया के नक्शे में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। थोड़ा बहुत चेंज होगा, आवश्यकता बस अलग अलग इलाकों में लड़ाई होगी, लेकिन जो भी मेजर टेरिटोरियल एक्सपेंशन है हमको 57-58 से पहले दिखने वाला है, वहां से आगे हमको नजर नहीं आएगा। रानी जो है वो यहाँ पे प्रत्यक्ष शासन संभाल ली। थर्ड फेज का अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इस पीरियड में ब्रिटेन के समाज में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा था, हमारे यहाँ नहीं, ब्रिटेन के समाज में। क्या परिवर्तन हो रहा था? देखिए, ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद पूंजीवाद आया। अब आप पूंजीवाद कैपिटलिज्म के आइडिया से समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई अमीर है तो रहने दीजिए, कोई गरीब है तो रहने दीजिए, वो मार्केट फोर्सेस का एडम स्मिथ वाला प्रिंसिपल हम फॉलो करेंगे। लेकिन जब ये उपनिवेशवाद अपने चरम पे चल रहा था तो खुद ब्रिटेन के सोसाइटी में प्रॉब्लम होने लगा। आप उपनिवेशवाद का परिणाम क्या देखेंगे कि ब्रिटेन में जहां एक तरफ कुछ बड़े बड़े कैपिटलिस्ट पूंजीपति हो रहे हैं जो कि इस तरीके के कंपनियों के मालिक हैं जो कि ढेरों पैसा बना रहे हैं, लेकिन उसी ब्रिटेन के समाज में एक वर्ग है जो इन फैक्ट्रियों पे मिनिमम वेज पे काम कर रहा है, जो कि ब्रिटेन में इतना डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन वर्कर क्लास को कुछ नहीं मिल रहा है। वर्कर क्लास जो है वो डिप्राइव्ड है खुद ब्रिटेन के समाज में। इसी बैकग्राउंड में कार्ल मार्क्स जैसे लोग आएंगे, कम्युनिज्म का आइडिया आएगा और वो बोलेंगे कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, इन पूंजीपतियों को गिरा दो, कंपनियों को गिरा दो और सारा पैसा सबके बीच में बटा होना चाहिए, कंपनी में एक मालिक नहीं होगा, इसके लिए वायलेंस भी जस्टिफाइड है। वो एक इस तरीके के क्रांति का बिगुल बजा देंगे। देखिए कि बहुत अपीलिंग आइडिया है। लंदन में बैठा हुआ एक गरीब मजदूर जो कि फैक्ट्री में काम कर रहा है, जो कि अमीर मालिकों को तो देख रहा है लेकिन उसको लाभ नहीं मिल रहा है, वो बहुत अट्रैक्टेड होने वाला है। कम्युनिज्म का खतरा था और कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की लड़ाई इतनी पुरानी है। आज के समय अगर चाइना और अमेरिका को लड़ते हुए देखिए तो वो सिर्फ आज के दो मॉडर्न कंट्रीज का कन्फ्लिक्ट नहीं है, वो एक आइडियोलॉजी का कन्फ्लिक्ट है। एक कम्युनिज्म है और एक जो है कैपिटलिज्म है। कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म एक दूसरे के विरोधी हैं, एकदम अपोजिट आइडियाज है ना। इस दौरान में ब्रिटेन में जो ये उथल पुथल चल रहा है, और देखिए उनके यहाँ उथल पुथल चल रहा है और उसका प्रभाव हमारे भारत में पड़ने वाला है। ब्रिटेन में जो ये उथल पुथल चल रहा है, इसमें वहां के पूंजीपतियों को डर हो जाएगा कि अरे अगर किसी दिन अगर क्रांति हो गया तो जितना कमाए हैं, जितना धन है, सब चला जाएगा। उनको डर हो गया कि अब हमारा पैसा सुरक्षित नहीं है। इस दौरान में आप क्या देखेंगे? मनी का उल्टा फ्लो होगा। जहां फर्स्ट फेज के दौरान मनी इंडिया से निकल करके ब्रिटेन जा रहा था, सेकेंड फेज के दौरान भी इंडिया से निकल करके ब्रिटेन जा रहा था। इस फेज में आप क्या देखेंगे कि मनी का बहाव उल्टा होगा और ब्रिटेन से मनी इंडिया में आएगा। वो देने के लिए नहीं आएगा, वो यहाँ पे सुरक्षित रखने के लिए आएगा। इस समय में ब्रिटिश सरकार क्या करेगा कि इन्वेस्टमेंट
इनवाइट करेगा कि ब्रिटेन के पूंजीपति भारत में इन्वेस्ट कीजिए, भारत में फैक्ट्रियां खोलिए, भारत में जो है रेल बैठाइए, और इसके बदले भारत सरकार आपको पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। अगर इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, तो उसके बदले आपको पैसा देना होगा। सो ये दो काम किया। एक काम तो ये किया कि ब्रिटेन का पैसा भारत में अब सुरक्षित है, क्योंकि ब्रिटेन में अगर क्रांति भी आती है तो पूंजीपति का पैसा कहीं नहीं जा रहा है, वो इंडिया में इन्वेस्टेड है। और दूसरी बात, ये जो पैसा इंडिया में इन्वेस्टेड है वो उनको कमाई करके दे रहा है। इस समय देखिए स्थिति कैसी है, और बड़ा इसके इस ब्रॉडर एस्पेक्ट को जरा समझिए। इस समय स्थिति ऐसी है कि इंडिया में भारत सरकार जो है वो ब्रिटेन चला रहे हैं। भारत सरकार चलाने का खर्चा कहां से हो रहा है? तो जनता के टैक्स से, इंडियन टैक्स पे कर रहे हैं, जिससे इंडियन गवर्नमेंट काम कर रहा है। और इंडियन गवर्नमेंट ब्रिटेन के इन्वेस्टमेंट को इंडिया में लगा करके एक हैवी उनको इंटरेस्ट पे कर रहा है। यानी कि आप क्या देखेंगे कि ब्रिटेन का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंडिया के पब्लिक रिस्क पे है, यानी कि उसका इंटरेस्ट कौन भर रहा है? हम भर रहे हैं। इस दौरान में हमको इंडिया में थोड़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि बाहर का पैसा आ रहा है, तो हमको कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इंडिया में डेवलप होते इस पीरियड में दिखेंगे। बॉम्बे में पहला कॉटन मिल बैठेगा, उसके बाद फिर हमारे पास बंगाल केमिकल्स, कई तरीके के जो है सो इंडिया में इंडस्ट्रीज बैठे। रेलवे आ गया इंडिया में, लेकिन फिर भी इंडिया का इकोनॉमिक बदहाली दूर नहीं हुआ। देखिए क्या होता है ना, इकोनॉमी में हम लोग क्या देखेंगे, कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनको हम इकोसिस्टम इंडस्ट्रीज कहते हैं। मतलब वो अपने आप में एक इंडस्ट्री जरूर है, लेकिन कभी वो इंडस्ट्री बैठता है तो उसके अगल बगल कई इंडस्ट्रीज बैठ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपसे बात करें कि इंडियन रेलवे क्या काम कर रहा है? इंडियन रेलवे फंडामेंटली जो है वो एक ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इसी इंडियन रेलवे के होने के कारण इसके किनारे रिक्शा वाले चला पा रहे हैं, इसके किनारे होटल रेस्टोरेंट और ये वाले ऑपरेट कर पा रहे हैं, वो हॉकर्स ऑपरेट कर पा रहे हैं, उसका रेलवे का लॉन्ड्री धोने के लिए एक इंडस्ट्री है जो कि वो ऑपरेट कर पा रहा है। यानी कुछ उद्योग ऐसे होते हैं कि जो अगर बैठे तो अपने साथ में और चीजों को भी डेवलप करा देते हैं। हमको ट्रेजेडी ये देखने को मिलेगा कि ब्रिटेन से पैसा आ रहा है, नाम के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रीज भी डेवलप कर रहे हैं, लेकिन इकोसिस्टम नहीं डेवलप कर पाया। अंग्रेजों ने जानबूझ करके इस समय जो औद्योगिक विकास भी किया, वो ऐसा किया कि उनके ऊपर निर्भरता बनी रहे। इंडिया में रेलवे चल रहा है, देखिए स्थिति कैसी है। इंडिया में रेल चल रहा है, इंडिया में झारखंड में लोहा प्रोड्यूस हो रहा है, वेस्ट बंगाल रानीगंज में कोयला प्रोड्यूस हो रहा है, सब कुछ हमारे यहाँ है। ब्रिटेन के पास तो ये है भी नहीं, लोहा कोयला इतना पास पास तो उनके पास है नहीं। इंडिया से लोहा बन करके ब्रिटेन जा रहा है, और ब्रिटेन में वो गाड़ी बन करके इंडिया इंपोर्ट किया जा रहा है। यहां से लोहा जा रहा है, वहां से रेल की पटरी बन के आ रही है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के बजाय अगर आप लोकल इंडस्ट्रीज डेवलप करते तो क्या होता, ये लोकली हो जाता। लेकिन फिर ब्रिटेन वालों को लाभ कैसे दे पाते? माइंड इट, लेट्स नॉट फॉरगेट कि ये उपनिवेशवाद का अंतिम उद्देश्य क्या है, इसका इकोनॉमी जितना ज्यादा इसके अंदर आ पाए। जो ब्रिटेन आज का जो आप मजबूत और अमीर जो दुनिया के डेवलप्ड नेशन में गिन रहे हैं, ब्रिटेन का डेवलपमेंट इस उपनिवेशवाद के शोषण पर बना हुआ है। वो हमारा खून चूस करके ये ताकतवर होने वाले हैं, उनका इकोनॉमी डेवलप होने वाला है, जो कि वर्ल्ड वार लड़ लेंगे, बताइए हमारे पैसे पे। ये रिसोर्स का मूवमेंट हो रहा है। तो इंडिया में एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो रहा है। मॉडर्न इंडस्ट्रीज बैठे तो हैं, लेकिन फिर भी ये डिपेंडेंट हैं ब्रिटेन से, ताकि उनका जो है सो उनका अपना घरेलू उद्योग चलता रहे। तो थर्ड पीरियड कुछ ऐसा पड़ा हुआ है। इस पूरे पीरियड को 1935 के बाद की कहानी तो छोड़ दें, क्योंकि बेसिकली उनका कहानी साफ है। हम लोग लगभग आजादी के करीब हैं, वो पुश की बात है कि लगभग हो ही जाना है। तो 1935 के बाद का बात हम लोग ज्यादा इंडियन पर्सपेक्टिव से करेंगे कि कैसे आजाद किए, वो आजादी की कहानी में ज्यादा आएगा। इधर ब्रिटिश की तरफ से 1935 के बाद वो बहुत ज्यादा कुछ करने की परिस्थिति में नहीं है, और 39 के बाद तो वो एकदम परिस्थिति में नहीं है। 39 के बाद तो ब्रिटिशर्स हमको प्लीज प्लीज बोल रहे हैं कि मदद कीजिए, हमारा मदद कीजिए, वार में, उनके सेकेंड वर्ल्ड वार में मदद कीजिए इसके लिए। तो उधर की कहानी तो अलग हो जा रही है। एक रफ ओवरव्यू में आरपी दत्त के नजर से हमको चीजें ऐसी दिखाई पड़ रही है।
है ना। नाउ इस टूल का इस्तेमाल कैसे करें, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, कैन यू मेक अ एजुकेटेड गेस कि भारत में जो महिला भ्रूण हत्या रोकने के लिए अगर कोई एक्ट पारित किया गया होगा तो ये कब होना चाहिए? सेकेंड ऑप्शन के आसपास। इट मेक्स नो सेंस कि 1743 में हो, क्योंकि वो व्यापारिक पूंजीवाद, उनको क्या पड़ा हुआ है इंडिया के लिए, और एक्ट तो उस समय ऐसे भी वो चला नहीं रहे हैं। इधर 1934 58 के बाद की बात है, 58 में हम समझ रहे हैं कि इनके साथ ज्यादा छेड़छाड़ किए थे, कानून लगाए थे जिसके कारण लोग विद्रोह किए थे। इसके बाद अंग्रेज कोई रिफॉर्म थोड़े करना चाह रहे हैं, वो तो सोसाइटी को एजिटेट करेगा। सो आरपी दत्त के हिसाब से अगर चीजों का आप ब्रॉडर कैटेगराइजेशन रखेंगे तो आप कुछ एजुकेटेड गेस बना सकते हैं कि किस समय की घटनाएं किस समय से मैच करती हैं, राइट। तो ये एक पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का इकोनॉमिक ओवरव्यू हुआ कि आर्थिक दृष्टिकोण से। इसी इकोनॉमिक ओवरव्यू को लेकर के इसके ऊपर हम एक टाइमलाइन और एक और ओवरव्यू हम बैठा सकते हैं, वो है पॉलिटिकल ओवरव्यू, कि इस दौरान राजनीतिक रूप से क्या क्या चीजें हुई। सेकेंड एक हम लोग ओवरव्यू देखने जा रहे हैं, ये पॉलिटिकल ओवरव्यू है। अंतर क्या है, उसी टाइम पीरियड को हम देखेंगे, लेकिन अब हम आर्थिक नजरिए से नहीं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के नजर से नहीं देखेंगे, बल्कि देखेंगे कि किस समय उनका पॉलिटिकल नीड क्या है, और उस समय जो वो काम कर रहे हैं वो अपने पॉलिटिकल नीड के कारण काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल फेज जो नीचे वाला है, ये इकोनॉमिक फेज से कुछ कुछ मैच भी करता है और कुछ जो है डिफरेंस भी है। जरा गौर कीजिए क्या क्या चीज है। पहला चीज, ये इकोनॉमिक नहीं पॉलिटिकल फेज है। कैसे ये गलत वाला इमेज आ गया, हम इसको देखते हैं। ये पॉलिटिकल फेज है ना, दिस इज नॉट इकोनॉमिक, दिस इज पॉलिटिकल। ये ऊपर वाला इकोनॉमिक फेज है। पॉलिटिकल फेज को हम चार फेजेस में डिफाइन कर सकते हैं। फेज वन, जो कि हमारा अर्ली 1740 से लेके 1765, या कह सकते हैं 1765 से पहले वाला पीरियड, ये एक अलग पीरियड है। इस समय इनके पॉलिटिकल नीड्स जो है वो अलग हैं। दूसरा पीरियड यहाँ से लेकर के 1813 का पीरियड। तीसरा पीरियड 1813 से लेकर के 58 का पीरियड। और चौथा पीरियड, इसमें चार पीरियड हैं, वो जो कि आरपी दत्त के फेज 3 से मैच करता है ना। इस दौरान हम घटनाएं और परिस्थितियां समझ रहे हैं कि क्या क्या चल रही हैं। आइए उसमें एक लेयर और ऐड करते हैं। पॉलिटिकल नजर से हम देखेंगे तो हम चार फेजेस में ब्रिटिश को देख सकते हैं। पहला फेज वन 1765 से पहले, 1765 कौन सा डेट था, इलाहाबाद की संधि, पहली बार वो पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में बैठ रहे हैं। दूसरा 1765 से 1813, मोनोपोली खत्म होने वाला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला पॉइंट था। 1813 से 58 वो बीच वाला पॉइंट था, जबकि ब्रिटिश जीतने निकले थे। और 58 से लेके 1935 वो लास्ट वाला पीरियड है। आइए चारों फेजेस को देखें और चारों फेजेस के बीच में प्रॉपर्टीज क्या है इनके ऊपर बात करें। देखिए, फेज वन जो था ये राजनीतिक रूप से एक व्यापारी और एक यहाँ के राजनीतिक जो शासन वर्ग है इसके बीच का एक पीरियड है। यानी कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो यहाँ के राजाओं से नीचे हैं। इंडिया का पॉलिटिक ऐसा दिखता है कि ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी आया है और वो राजा से परमिशन ले रहा है कि आपके इलाके में हम राज करें कि नहीं करें। कायदे से अगर इंडिया में देखेंगे तो ब्रिटिशर्स जो है वो नेटिव रूलर्स के नीचे हैं, क्योंकि उनके परमिशन से काम कर रहे हैं। ये क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इनके बराबर होने का प्रयास कर रहे हैं ना। एक नीचे का एंटिटी अगर बराबर होने का प्रयास करेगा तो इस पीरियड में हम क्या देखेंगे, वो वार के टूल्स का इस्तेमाल करेगा। ये खुद को उनके समान इक्वल में स्थापित करने का बात कर रहे हैं। 1765 से पहले की बात कर रहे हैं, है ना। दूसरा पीरियड 1765 से 1813 का पीरियड, इस पीरियड में ब्रिटिशर्स ने जो पॉलिटिकल नीति अपनाई उसको हम रिंग फेंस की नीति कहते हैं, या मध्य राज की नीति, बफर स्टेट की नीति। देखिए क्या है ये असल में, इस पीरियड में जब हम खड़े हैं, हम इस पीरियड में जो खड़े हैं 1765 से लेकर के 1813, हम इस पीरियड में खड़े हैं, राइट। इस पीरियड में ब्रिटिशर्स को बहुत थ्रेट था, उनको खतरा था। उनको खतरा अंदरूनी राज्यों से
था। आप क्या देखेंगे कि मराठा उनके ऊपर अटैक कर रहे थे, मैसूर उनके ऊपर अटैक कर रहे थे, साथ में उनको बाहर से भी खतरा था, अफगानियों से डर था जो कि वेस्ट साइड से इंडिया में आकर के इनको अटैक कर सकते थे। यानी ब्रिटिशर्स जो थे वो उस समय अपनी रक्षा के लिए चिंतित थे कि उनका अपना साम्राज्य जो इंडिया में बैठाया है उन्होंने, वो चला नहीं जाए। इस चलते अंग्रेजों ने इस समय रिंग फेंस की नीति अपनाई। अब रिंग फेंस की नीति क्या कहता है? रिंग फेंस की नीति ये कहता है, ये एक असल में मिलिट्री स्ट्रेटजी है कि अगर ये वाला आपका कोर इलाका है जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और बाहर से अटैक हो सकता है, तो आप कोशिश कीजिए कि आपके चारों तरफ एक ऐसा सर्कल बनाइए जिसमें आपके फ्रेंड्स हो, मतलब आपके पड़ोसी आपके दोस्त होने चाहिए, आपके दुश्मन नहीं। आपको जिस इलाके को प्रोटेक्ट करना है उसके अगल बगल एक फ्रेंडली रिंग बना दीजिए, एक दोस्त राज्यों का रिंग बना दीजिए। ये कैसे बचाएगा कि अगर बाहर से अटैक होता है तो इसके कोर इलाके से पहुंचने से पहले आपका एक हितकारी उसको मिल जाने वाला है, एक ऐसा मिलने वाला है जो कि आपके इंटरेस्ट को देखेगा, तो वो अटैक को रिड्यूस करेगा। ऑन द अदर हैंड सोचिए कि ये रिंग दोस्तों से नहीं मिलकर के दुश्मन से मिला रहे और उधर से ब्रिटिशर्स आए, तब तो कहेंगे कि चलिए हम भी चलते हैं, हमारा भी पुराना हिसाब किताब है जो कि कर लिया जाएगा। तो इसको रिंग फेंस की पॉलिसी थी। उन्होंने क्या किया, इंडिया में अलग अलग इलाके जीते तो सही, लेकिन उसके अगल बगल वाले राज्यों से उन्होंने अच्छा रिलेशन रखा। जैसे एग्जांपल के लिए आप क्या देखेंगे कि सिख साम्राज्य भारत में बंगाल पे उनकी जीत जल्दी हो जाएगी, लेकिन सिख साम्राज्य जो कि उधर राजा हरि सिंह चला रहे हैं, ये रंजीत सिंह जो चला रहे हैं, वो सिख साम्राज्य 57-58 तक 1850s के डेकेड तक ब्रिटिशर्स ने उसको हाथ भी नहीं लगाया, उस पर अटैक भी नहीं किया। लोग कहेंगे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वहां के राजा रंजीत सिंह से डरते थे। हाँ, संभवतः हो भी सकता है, लेकिन दूसरा चीज क्या है, वो बफर बना रहा है। पीछे इंडिया में अगर लैंड रास्ते से कोई आ सकता है तो अफगानिस्तान वाले रास्ते से आ सकता है, बीच में आपका एक बफर स्टेट बन रहा है, तो वो आपके लिए अच्छा है ना। तो अंग्रेज जिस जिस इलाके में, जैसे बंगाल को प्रोटेक्ट करना है तो अगल बगल उड़ीसा वाले के साथ जो है वो गुड कर लिए, उनके साथ ट्रीटी साइन कर लिए, तो ये बीच वाले इलाके को प्रोटेक्ट कर देता है। उन्होंने रंजीत सिंह के साथ अंग्रेजों ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन किया था और इसमें उनको बोला था कि आप जो है सो सतलज के इस साइड रंजीत सिंह नहीं आएंगे और ब्रिटिशर्स जो है वो उस साइड नहीं जाएंगे, आप उधर रहिए हम इधर रहिए और दोनों के अच्छा अच्छा रहते हैं। वो क्यों नहीं लड़ रहे हैं? क्या उनको राज नहीं चाहिए? उस समय उनकी आवश्यकता है कि हमको रिंग फेंस से प्रोटेक्ट करें। ये इस समय का पीरियड होने वाला है। बंगाल को बचाने के लिए उन्होंने उसी तरीके से बीच में फेंस बनाया, मराठा और उनके बीच में। आप फ्रेंडली नेशंस का एक लेयर चाहते हैं। थर्ड फेज जो होने वाला है इसको हम बोलेंगे पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। ये 1813 से लेकर के 1858 के बीच में चल रहा है ना, 1813 से 1858 के बीच में चल रहा है। याद कीजिए कि इकोनॉमिक नजर से बात करते हुए हमने क्या देखा था, इस पीरियड में क्या हो रहा है, ब्रिटिशर्स शॉपिंग करने निकले हैं, वो बहाना कर करके जो है सो अलग अलग को खींच अपने अंदर में डाल रहे हैं, है ना। इस दौरान में सबऑर्डिनेशन आ गया है, अधीनस्थ आ गया है। शुरुआत के फेज में जहां ब्रिटिशर्स नीचे थे, इंडियन नेटिव किंगडम अलग थे, अब ब्रिटिश सुप्रीमेसी आ गया है, यानी कि इंडिया में जो सबसे सुप्रीम राजनीतिक ताकत है वो ब्रिटिशर्स हैं और बाकी के नीचे के राजा उनके अधीन हैं। ये अंग्रेजों का इस पीरियड में हम क्या देख रहे हैं कि पॉलिटिकल सुप्रीमेसी बैठ गया है। साथ में पार्थक्य है, पार्थक्य आइसोलेशन है। इसका मतलब आप मराठा हैं, हम आपको जीते हैं, आप हमारे नीचे हैं, आप मैसूर हैं, हम आपको जीते हैं, आप हमारे नीचे हैं। आप लोग आपस में कुछ नहीं ट्रीट कर सकते हैं, आप लोग अलग अलग आइसोलेशन में सिर्फ हमसे बात कीजिएगा, आप लोग आपस में ट्रीट नहीं कर सकते, आप लोग आपस में, आपका कोई अपना इंटरनल एंटिटी नहीं होगा। तो सबऑर्डिनेट भी हुए, सारे के सारे ब्रिटिश के नीचे हैं, लेकिन वो मराठा सिर्फ ब्रिटिश के साथ डील कर सकते हैं, ये सिर्फ ब्रिटिश के साथ डील कर सकते हैं। इस तरीके का पॉलिटिकल सेटअप बैठा हुआ है ना। इसको पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन कहते हैं।
इस दौरान वो सब्सिडियरी अलायंस जैसी नीतियां अपनाएंगे और सब्सिडियरी अलायंस हम लोग अगले दिन में इन टूल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट में डीपर बात करने वाले हैं कि संधियां कौन कौन सी थी। हमारे पास सब्सिडियरी अलायंस था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, आगे चल करके हम लोग बात करेंगे, है ना। तो इस दौरान में हम क्या देख रहे हैं कि वो सब्सिडियरी अलायंस और चूक का सिद्धांत इस तरीके की नीतियों को अपना रहे हैं। हम ऐसे भी जान रहे हैं कि इस पीरियड में क्या होने वाला है, ताबड़तोड़ जो है सो देसी रियासतों को हराया जाएगा। असल में सबऑर्डिनेट अलायंस जो है वो इस पीरियड में हो रहा है, सब्सिडियरी अलायंस जो है वो इस पीरियड में हो रहा है। इस दौरान में सब्सिडियरी अलायंस ने एक नए सिस्टम को जन्म दिया है जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहलाता है। आज हम इन नीतियों पे ज्यादा डीप में नहीं आने वाले हैं, अगले पॉलिटी के क्लास में हम लोग टूल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट पे बात करेंगे कि कौन कौन सी संधियां थी इस दौरान में वो कर रहे हैं, इस दौरान में ये कर रहे हैं, है ना। देखिए उनकी बोली कैसे बदल गई। चार्टर एक्ट 1833 आता है, उसके बाद से कंप्लीटली ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बना दिया। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये कोर्ट करते हैं कि जहां कहीं संभव हो और जैसे कहीं संभव हो अलग अलग राज्यों को कंपनी में मिला दिया जाए, यानी कि एक फोर्स जो है सो उनको अपने अंदर लिया जाए। फोर्थ फेज में आते हैं। फोर्थ फेज हमारा लास्ट फेज है। इस दौरान में आप देख रहे हैं कि चीजें स्थिर हो गई हैं, रानी का शासन हो गया है। इस दौरान जो इंडिया का स्थिति है वो सबऑर्डिनेट यूनियन का, यानी कि इस दौरान ब्रिटिश सुप्रीम है, पूरा इंडिया अब एक संघ है, मराठा मैसूर सब मिला करके एक संघ है, और ये एक संघ किसके नीचे है? ब्रिटिश के नीचे। यानी इस दौरान में ये सारा का सारा एक एंटिटी बना दिया गया और ये कंप्लीटली ब्रिटिश के नीचे है। ये मामला कुछ 1935 तक चलेगा। 1935 के बाद हम क्या देखेंगे कि एक्ट्स आ जाएंगे और हमारे पास रिफॉर्म्स हो जाएंगे और उसके बाद चीजें जो हैं वो बदल जाएंगी, है ना। तो ये एक ब्रीफ टाइमलाइन हुआ हमारे पास पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट 1600 से लेकर के 1947